मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। केजरीवाल पर बीजेपी ने किया काउंटर अटैक, कहा नियमों के तहत जमीन का अधिग्रहण, किसानों को दिया गया उचित मुआवजा। केजरीवाल ने खुर्शीद के बाद गडकरी पर बोला था हमला, किसानों की जमीन हड़पने और महाराष्ट्र सरकार से सांठगांठ का लगाया आरोप। गडकरी को लेकर बीजेपी में दो फाड़, बीजेपी राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने कहा गडकरी दोषी हुए तो छोड़ना पड़ेगा पद। पीएम मनमोहन सिंह से मिले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर हुई चर्चा, राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं राहुल। और रेप पीड़ितों के मिलने पहुंचे 30 सांसदों का हरियाणा में विरोध, सरकारी रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। सियासी राह पर आगे बढ़ने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल इन दिनों किसी जासूसी धारावाहिक के नायक सरीखे दिख रहे हैं। पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके खुलासे ने सरकार की नींद हराम कर रखी थी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनके एक तरफे मोर्चे ने कांग्रेस को हलकान कर दिया। इसके बाद केजरीवाल पर कांग्रेस विरोधी होने का आरोप लगने लगा, लेकिन अब केजरीवाल ने मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर भी आरोप लगाया है, वो भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं गडकरी पर गिरे केजरी बम की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बीजेपी प्रमुख नितिन गडकरी पर महाराष्ट्र के किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने इस सिंचाई घोटाले में गडकरी के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की साठगांठ बताई। केजरीवाल का आरोप है कि पवार के कहने पर गैर कानूनी तरीके से 100 एकड़ जमीन गडकरी को दी गई, जिस पर गडकरी खेती का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन आरोपों के बाद इस पर सियासत किस तरह गर्मा गई है। नितिन गडकरी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के मुखिया, भ्रष्टाचार को लेकर खुले मंचों से दहाड़ने और सरकार पर चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गडकरी सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सवालों की झड़ी लगाने वाले केजरीवाल के निशाने पर आज नितिन गडकरी रहे और मुद्दा वही पुराना था जो कुछ रोज पहले आईएसी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने उठाया था। नितिन गडकरी को हमने तो ये कहा कि 4 काम सरकार ने नितिन गडकरी के कौन कौन से किए, वही तो खुलासा कर रहे हैं। वीआईडीसी में जो गलत निर्णय किया गया वो अजीत पवार ने किया। 2 बार वीआईडीसी की मीटिंग्स में जो जमीन उनको दी गई वो अजीत पवार ने की। जो पानी उनकी कंपनी को दिया गया वो उनकी सरकार ने किया। सारा काम उन्होंने। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। केजरीवाल की माने तो गडकरी और महाराष्ट्र के पूर्व सिंचाई मंत्री अजीत पवार के व्यावसायिक हित जुड़े हैं। अजीत के कहने पर गैर कानूनी तरीके से बांध की 100 एकड़ जमीन गडकरी को दी गई, जिस पर अभी गडकरी खेती का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बांध का पानी भी गैर कानूनी तरीके से गडकरी के पावर प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गडकरी कई कंपनियों के मालिक हैं। अकेले महाराष्ट्र में उनके 5 पावर प्लांट हैं और 3 चीनी मिलें हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जरिए गडकरी अपना व्यावसायिक हित साध रहे हैं। यही वजह है
कि कभी भी उन्होंने सिंचाई घोटाले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, मैं उसका अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के बाद दिल्ली में आने के बाद महाराष्ट्र के किसी भी विषय पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। इसका मतलब मैं स्कैंडल पर चुप हूं, ऐसा नहीं होता। मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं, हमारे एमएलए देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया, इन्होंने ये स्कैंडल बाहर निकाला है। और भारतीय जनता पार्टी में जब मैं लीडर ऑपोजिशन था, अध्यक्ष था, मैंने भी महाराष्ट्र में अनेक स्कैंडल एनसीपी और कांग्रेस के बाहर निकाले हुए हैं। किसी भी तरफ से किसी भी इंक्वायरी के लिए कभी भी तैयार हूं। मेरा दामन साफ है, मैं किसी की चिंता नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं के लगाए हुए इल्जामात पर जब वो दूसरों पर लगाते हैं तो मीडिया के सामने आकर उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। ये नहीं देखते कि वो इल्जामात कितने सही कितने गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लग रहा, उनके अध्यक्ष पे इल्जाम लग रहा है। कितने सीरियस है, क्या सच है, क्या गलत है, किस तरीके के इल्जामात हैं, हम पहला मौका भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि वो इन इल्जामात की सफाई देश के सामने दे। शायद कांग्रेस इस खुलासे के बाद हमलावर हो सकती थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर अरविंद के आरोप और महाराष्ट्र में पार्टी की सरकार के चलते कांग्रेस ने सियासी फायदे से ज्यादा सियासी दोस्ती को तरजीह देना मुनासिब समझा। और शायद यही अरविंद देश की जनता को समझाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की सफाई केजरीवाल और आईएसी पर ही सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अरविंद भी सियासत में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो आजकल जो राजनेता हैं भारत के, वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से भयभीत है तो शायद वो केजरी बम होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कब वो किसके खिलाफ क्या कह दे और किस किस तरीके के घोटाले जो हैं वो उजागर कर दे। फिलहाल आज इस चर्चा में, इस केजरी बम की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। अनुराग केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं लोक शक्ति पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है केजरीवाल जी आपका। साथ ही सुजीत दास गुप्ता जी हैं हमारे साथ, बतौर वरिष्ठ पत्रकार और बतौर सोशल एक्टिविस्ट हमें बताएंगे कि आखिरकार इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं क्या कुछ उनके मायने होते हैं राजनीति में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत दास गुप्ता जी आने के लिए। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र भी जुड़ेंगे और इस दौरान उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ खास इस वक्त चल रहा है और क्या इस दौर की परिणति हो सकती है अगर हालात कुछ ऐसे ही रहे। कौशलेंद्र, शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए कार्यक्रम के दौरान हमसे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अनुराग जी आप ही से सवाल है। आप राजनेता हैं, आप एक पार्टी के सदस्य हैं, लोक सत्ता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। क्यों राजनेता इतने ज्यादा बौखलाहट के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते जा रहे हैं? क्या केजरीवाल वाकई में खतरनाक साबित हो रहे हैं या देश का कोई भी आम आदमी इतने ज्यादा करप्शन में डूब गए हैं इस देश के राजनेता कि ना तो राजनेता और ना राजनीति, दोनों चीजों पर भरोसा नहीं रहा है, कोई भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और एक नया खुलासा हर दिन हो जा रहा है। वंदना जी, ये बात आपकी एकदम करेक्ट है और ये चीज बहुत दिन से दबी हुई थी, जो आज ये सामने आ रही पब्लिक के सामने। जी, करप्शन बहुत दिन से चल रहा है, नहीं तो आज ये देश की स्थिति नहीं होती। और अगर आपको मैं एक बात याद दिलाऊं जी, तो जब लोकपाल के ऊपर डिबेट चल रहा था जी, तो प्रणब मुखर्जी साहब जब अब प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने एक ही बात कही थी कि देश बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। और उस समय एक सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता जो थे, उन्होंने कहा था इसके जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि देश में पिछले 50 से ज्यादा सालों से तो कांग्रेस ही राज कर रही है। जी जी। और जितने भ्रष्टाचार के आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं, ये वाकई में बौखलाने वाले हैं। आप 50 करोड़ के एक बोफोर्स घोटाले में कांग्रेस के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और आज के दिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो 1,76,000, 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, मतलब मेरे ख्याल से जीरोस का इनके पास कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो अब लोग भी उकता चुके हैं, और ये सबसे क्या है, प्राइस राइज इतना ज्यादा हो गया कि अब लोग में हताश और लोगों में रोष बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराग जी, लोगों में रोज ज्यादा। और एक और बात आपने बड़ी दिलचस्प कह दी यहाँ पर कि जीरो की तो अब कोई वैल्यू नहीं रही, मतलब पता नहीं किस नंबर के पीछे कितने जीरो और लग जाए, कितना बड़ा घोटाला हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। सुजीत दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं।
सुजीत जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप जरा बताइए क्या इस तरीके के मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को हिलाने का काम करें या सही दिशा देने का काम करें? क्योंकि जो राजनेता है उनका तो ये कहना है कि चिल्लड़ हो गए हैं। केजरीवाल जो है वो चिल्लड़ है, चिल्लड़ जैसे आरोप लगाते हैं। सलमान खुर्शीद कह देते हैं कि ये सड़क का आदमी है, सड़क का आदमी कुछ भी बोलता है। मतलब जिसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, कुछ फैक्ट्स और फिगर लेकर आ गए, उसी ने उनको चिल्लड़ बताना या सड़क का आदमी कहना शुरू कर दिया। क्या ये मूवमेंट्स जो है, इस तरीके के जो प्रेशर ग्रुप समय समय पर बनते आए हैं, ये इस पॉलिटिकल जो सिनेरियो है हमारे देश का, उसकी दिशा बिगाड़ रहे हैं या उसे सही दिशा दे रहे हैं? जी, दिशा बिगाड़ नहीं रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं जी। आज के प्रेस वार्ता के दौरान आपने देखा होगा कि भले ही अरविंद केजरीवाल के सामने सैकड़ों कैमरा लगे हुए थे जी, लेकिन इस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए वो मीडिया वालों से बात नहीं कर रहे थे। वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आम आदमी है उससे वो संपर्क साध रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम कोई अपेक्षा नहीं रखते कि इन मामलों की जांच होगी, चाहे कांग्रेस जांच करवाएगी या फिर बीजेपी खुद आकर कोई अपना स्पष्टीकरण देगी। हम तो लोगों से कह रहे हैं कि वो जाग जाएं और समझ जाएं कि ये कितनी साठगांठ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल हैं, उनके बीच पहले से सेटिंग है। उन्होंने सेटिंग शब्द का ही इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल कि उनके बीच सेटिंग है, उनके बीच साठगांठ है, क्योंकि सत्ता में कोई भी आए ठेके आखिर इन्हीं को मिलने वाले हैं जी। ये कुछ ठेके उनको दिलाएंगे, वो कुछ ठेके इनको दिलाएंगे। तो ठेके चलाने वाले और ठेके लेने वाले देने वाले राजनीति में नहीं रह सकते, क्योंकि राजनीति में सेवा भावना से आना चाहिए। अगर आप किसी और भावना से आते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल सुजीत जी, ये आप कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि राजनीति में अगर आना चाहिए तो सेवा भाव से आइए, लेकिन शायद यही एक भाव है जो बिल्कुल खत्म हो गया है। जो भी राजनीति में आता है या तो उसे नाम कमाने की बहुत इच्छा है या पैसा या रौब, यही तमाम चीजें हैं। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता इस दौरान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कौशलेंद्र, बहुत संगीन आरोप लगाए केजरीवाल ने, अंजलि दमानिया ने, और पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है उनके पास। जो रिपोर्ट ये कहती है कि जमीन अधिग्रहण जो किया गया वो जरूरत से ज्यादा पहले तो जमीन ऑक्युपाई की गई, फिर बड़े ही स्मार्टनेस के साथ, बड़े ही तरीके से उस जमीन को गडकरी जी को दिया गया और गडकरी जी ने दूसरी कंपनी के लिए सिफारिश की, फिर कंपनी ने भी विड्रॉ कर दिया, फिर वापस जमीन जो है वो भी गडकरी जी के पास चली गई। इन पर जो बीजेपी का रिएक्शन है उसके बारे में आप हमें बताएं। जी देखिए, ये इनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि अप्रत्याशित था, ये इनके लिए प्रत्याशित था। ये इसकी आशा कर रहे थे, इन्हें पता था कि ऐसा अरविंद केजरीवाल उनके लिए करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो उसको रिफ्यूट करेंगे, उसका खंडन करेंगे, लेकिन जिस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, और उन्होंने सिर्फ नितिन गडकरी को नहीं चुना इस इल्जाम के लिए जो आरोप उन्होंने लगाए, उन्होंने सारे बीजेपी उस पूरे एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया। उन्होंने सुषमा स्वराज की भी बात की, आप देखें तो अरुण जेटली की भी बात की, सारे शीर्ष लीडर की बात की। और अगर आप इस बात को, मैंने प्रेस को कवर किया, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, मैंने देखा कि सिर्फ बीजेपी तक वो सीमित नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं वो हैंड इन ग्लव है, उनका कॉल्यूजन है, वो मिले हुए हैं और सब मिल के एक दूसरे को यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए ये प्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो भी वो डिफेंस ले सकते थे उन्होंने लिया है। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बात का उनका वेंडेटा है, उनका अपना पर्सनल मोटिव है, पॉलिटिकल मोटिव है। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। और कौशलेंद्र, हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, इस तरीके का अटैक होता है, तो तमाम जो लोग होते हैं जिन पर आरोप लगते हैं वो एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। अनुराग केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल अब ये है, आपने सुजीत दास गुप्ता जी को भी सुना जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सेटिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, कौशलेंद्र को भी आपने सुना जो कह रहे हैं कि सब जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप भी एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से लोगों का विश्वास उठ जाएगा? अरविंद केजरीवाल सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं एनसीपी हो, वो कहते हैं लेफ्ट हो, वो कहते हैं कोई भी राजनीतिक दल हो, भ्रष्ट तो ये सारे हैं, तमाम जो नेता है वो चोर हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। तो क्या लोग अब नेताओं पर विश्वास करना बंद कर दें? ये इसके लिए तो कांग्रेस और बीजेपी को सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कह रहे। हम लोग लोक सत्ता पार्टी जिस तरीके की राजनीति पे आ रही है जी, वो जो है एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, भ्रष्टाचार के विपरीत है, इट इज अगेंस्ट करप्शन, और वो व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा ये भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। बिल्कुल। सुजीत जी, अनुराग जी जो कह रहे हैं उसको सही माने, वो अपनी पार्टी की यहाँ पर तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। यकीन करें इस बात पर, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब आती है तो शुरू में ऐसी ही बातें कहती है।
जी नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं नहीं समझता कि बिल्कुल यही बातें करती हैं। जी। आपने कोई भी चुनावी प्रचार कवर किया हो जी। तो उस दौरान आप लोग देखेंगे कि जो भी नेता भाषण देने आता है जी। वो ये कहता है कि इससे पहले जो सत्ता में लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जी जी, हम आएंगे तो कर देंगे, जी, हम काम कर देंगे कहते हैं, व्यवस्था बदलेंगे नहीं कहते हैं। जी जी जी, व्यवस्था बदलेंगे जैसे लोक सत्ता पार्टी वाले कह रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं जी। तो इस तरह से कई दल हैं पूरे भारतवर्ष में जो व्यवस्था भी बदलना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यवश है कि सबके सब अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं जी। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं वो लाइमलाइट में आ गए हैं। मैं समझता हूं कि वो इस माध्यम का बड़ा सही प्रयोग कर रहे हैं जी। और इसी तरह से अगर एक देशव्यापी फ्रंट बन जाए जिसमें बहुत सारे ऐसे दल आए, क्योंकि अरविंद जी ने भी कहा है कि हम तो ये कहते हैं कि कोई भी एंटी करप्शन फ्रंट आपको मिल जाए, कोई भी एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म आप मिल जाए, जरूरी नहीं है आप हमारे पास आए, आप उनके पास चले जाइए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ये रास्ता खुला रखा है कि कोई भी ऐसे जितने भी मोर्चे बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुजीत दासगुप्ता जी, जिस तरीके से आप इस बात का फेवर कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगला सवाल फिर मेरा अनुराग जी से होने वाला है। यही सवाल है कि क्यों आपकी पार्टी ने इन मसलों को नहीं उठाया। विपक्ष के नाम पर तो तमाम राजनीतिक पार्टियां विपक्षी पार्टियों की तरह काम करती हैं और विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे आप कम से कम लोगों के सामने लाइए, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। आपकी पार्टी ने ऐसा कुछ किया है तो आप हमें उसके बारे में जरूर बताएं। वंदना जी, ऐसा एक तो हम लोग की पार्टी अभी 1 साल पुरानी यहाँ पे है जी। आंध्रा में हम लोग पिछले 6 साल से प्रयत्न कर रहे हैं और वहां पे जब भी कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है तो हमारी पार्टी सबसे आगे बढ़कर उस सब मुद्दों को उठाती है जी। आज हम लोग आंध्रा से लेकर धीरे धीरे महाराष्ट्र में आ गए, यूपी में आ गए जी, दिल्ली में आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि देखिए आज हम लोग ने जैसे एमसीडी के इलेक्शन में हम लोग ने इलेक्शन में चुनाव लड़ा था तो वहां भी हम मुद्दों पे गए थे। हम ये नहीं बोले कि युवा कर्मठ नेता जैसे कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम युवा कर्मठ नेता हैं, सभी कोई युवा है, सभी कर्मठ है। हम लोग अनुराग जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां करप्ट हैं आपकी निगाहों में? 2 टूक लहजे में आप इसका जवाब दें। एकदम पक्का, नहीं तो देश की ये स्थिति नहीं होती आज। चलिए, आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां। जी, ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं, आप अगर इजाजत दे तो मैं बिल्कुल। सुजीत जी आपके पास भी आएंगे और आपसे भी सवाल जो आप चाह रहे हैं वो जवाब भी लेंगे, आपका कमेंट भी लेंगे। फिलहाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन दुलिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम के दौरान। विपिन जी, गडकरी पर केजरी बम क्या गिरा? गडकरी तो अपनी पूरी पार्टी को लेकर आ गए अपने डिफेंस में। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम बीजेपी के आला जो नेता थे, दिग्गज जिन्हें कहा जाए, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, तमाम लोग वहां बैठे थे और बड़े कोरे शब्दों में, सलमान खुर्शीद की तरह बौखलाहट के साथ नहीं, बड़े संयम के साथ, बड़े धैर्य के साथ अपनी बात कह दी और बातों बातों में यह भी कह दिया कि अब जी केजरीवाल तो बहुत हो गए, हर किसी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनकी हम सुनने बैठे तो हम तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। चिल्लड़ भी कह दिया गडकरी जी ने। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, इस डिफेंस पर? देखिए, जितना इन्होंने सरलीकरण कर दिया इस पूरे मुद्दे का, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफाई से उन्होंने अपना बचाव किया जी। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनको समझना होगा कि गडकरी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तरफ बौखलाहट में आए बगैर उसके नेताओं ने बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ कोशिश ये की कि जो बॉल जो है वो केजरीवाल और उसकी टीम के पाले में डाल दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गडकरी को जिस तरह से वो लैंड आवंटित की गई है, गडकरी के जिस तरह से रिश्ते रहे हैं अजीत पवार से और जिस तरह से सिंचाई घोटाले में उन्होंने जो है जिस तरह से अजीत पवार को जो है उन्होंने डिफेंड किया, तो सारी चीजें अजीत और गडकरी के बारे में समझना पड़ेगा कि गडकरी जो है कोई पॉलिटिशियन कभी नहीं रहे उस तरह के, वो कोई मास लीडर गडकरी नहीं है, वो पार्टी संगठन के बड़े नेता नहीं थे। और गडकरी की जो यात्रा है वो जो एक सामान्य नेता से और अध्यक्ष पद तक की, उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा हाथ है। गडकरी एक फंड मैनेजर हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो गडकरी के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं शुरुआती आरोप हैं और बाद में गडकरी के ऊपर मुझे लगता है कि अभी और गंभीर आरोप लगने जरूर लगेंगे। बिल्कुल। और जब आरोप लगे हैं तो सफाई भी देनी होती है, सफाई देने के भी कई तरीके होते हैं। बीजेपी ने आज जो तरीका अपनाया वाकई में लाजवाब था। कहीं ना कहीं उस तरीके से कोई और संतुष्ट होना हो, बीजेपी वाले जरूर जिस तरह से कहा कि वो मानहानि के रास्ते पर नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि वो एक पॉलिटिकली बिल्कुल विपिन जी, इसी पर हम सुजीत जी का कमेंट चाहेंगे। सुजीत जी, बीजेपी ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हम कोर्ट नहीं जाने वाले, मानहानि का दावा भी नहीं ठोकेंगे। वो ये कहने मुद्दा इतना छोटा है, हम तो इस पे मानहानि का दावा ठोकेंगे या कोर्ट जाएंगे तो ये तो हमारी बेइज्जती हो गई। बहुत छोटा सा मुद्दा है, ये तो आरोप लगा के चल देंगे, इनका कुछ नहीं है। जी, वो छोटा सा मुद्दा तो कहेंगे जिस पर भी आरोप लगे जी,
वो जब खुलेआम बात करेगा तो यही कहेगा कि ये छोटा सा मुद्दा है जी। लेकिन आप देखिए जहां तक 60 गांठ का आरोप लगा है जी, अगर केवल बीजेपी पे आरोप लगता तब वो शायद और जोरदार बचाव करते जी। केवल कांग्रेस पे अगर आरोप लगता तो कांग्रेस वाले अपना बचाव करते, लेकिन यहाँ आरोप केवल बीजेपी या केवल कांग्रेस पे नहीं लगा है, यहाँ पे 60 गांठ पे आरोप लगा है। तो 60 गांठ पे जब आरोप लगता है तो आप क्या कहेंगे? आप तो शब्द विहीन हो जाते हैं, आप निर्वाक हो जाते हैं, आप कहेंगे क्या? क्योंकि कुछ कहने जाएंगे तो दूसरे पार्टी जो आपके साथ 60 गांठ में है उनके पक्ष में कुछ ना कुछ आप बोल डालेंगे जो कि गलत हो जाएगा, गलत बयानी हो जाएगी राजनीतिक अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो। जी। लेकिन इससे कई बड़े बड़े, देखिए ये तो इरिगेशन स्कैम का मामला हुआ। मैं 3 बड़े प्रत्यक्ष बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, उदाहरण। जी कहिए। सितंबर 2001 में बॉस्टन एयरपोर्ट में राहुल गांधी को FBI डिटेन करता है जी। उस वक्त एनडीए की सरकार होती है, उनको छुड़वा लेती है FBI से जी। जब एनडीए की सरकार 6 साल तक चल रही होती है तब बोफोर्स कांड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता है, कहीं पर कोई पकड़ा नहीं जाता है। और हाल ही में जब कुछ साल पहले IPL स्कैम हुआ था तो अटकलें ये लगाई जा रही थी कि IPL स्कैम में सबसे ज्यादा हाथ कांग्रेस और एनसीपी का है जी। उन्होंने अरुण जेटली की मदद लेते हुए, उनके कानूनी दांवपेच की मदद लेते हुए सारा का सारा दोष ललित मोदी पे थोप दिया जी। तो कहीं ना कहीं 60 गांठ की भनक तो लग रही है। 60 गांठ है। और सुजीत जी आपने जो एग्जांपल दिए वो तो यही बता रहे हैं कि सब गोलमाल है, एक ही थाली है जिसमें सब खा रहे हैं और सबको पता है भैया सबका हिस्सा थोड़ा थोड़ा है, किसी में हेरा फेरी मत करना, बेईमानी भी करो तो बड़ी ईमानदारी से करो कि बाहर वालों को उसकी भनक ना लगे। ये फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स का जो पूरा सीन है जनता के सामने है। अनुराग केजरीवाल जी, क्या फंड मैनेजर्स इतने मैटर करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? क्या इलेक्शन को स्पॉन्सर करने वाले लोग इतना मैटर करते हैं कि मामूली कार्यकर्ता से वो अध्यक्ष बन जाते हैं? क्योंकि नितिन गडकरी को लेकर जो सवाल उठाया केजरीवाल ने, उन्होंने साफ कहा पहले तो ये तय हो जाए कि वो बिजनेसमैन है या वो पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिजनेसमैन है। उनका एक पूरा प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए देश की एक सबसे बड़ी या कहें कि बहुत बड़ी जो पार्टी है जिसकी तमाम जगह रीच है, उसके थ्रू इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटर हेड इस्तेमाल करते हैं पार्टी के अपने बिजनेस के लिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ इलेक्शन जो है पैसे के दम पर ही लड़ा जा रहा है जी। आप किसी भी पार्टी के अगर आप नेताओं को देख लें जी तो क्या कहते हैं, मैं युवा कर्मठ नेता हूं, और उनके पास कुछ होता नहीं। बाकी उनका जो है इलेक्शन वो 15 दिन में उनको क्यों देते हैं? वो तो लास्ट के 3 दिन में इलेक्शन लड़ते हैं जी। पैसे के दम पे, दारू के दम पे और सारे हथकंडों के दम पे। और किसी भी पार्टी में फाइनेंस हैंडल करेगा जी वही पावरफुल होगा। कांग्रेस में सीताराम केसरी थे जी। अपने को क्यों भूलना चाहिए? और यहाँ पे गडकरी जी है तो कोई बड़ा बात नहीं है, पैसे के दम पर अगर ये प्रेसिडेंट बन गए। बिल्कुल। क्योंकि आज प्रेसिडेंट बनने के लिए बीजेपी में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। बिल्कुल। और विपिन दुनिया जी इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। विपिन जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि फंड मैनेजर्स वाकई में इतने मायने रखते हैं, पैसे के दम पे तमाम चुनाव होते हैं और शायद यही रीजन रहा कि गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उनके मुकाबले के कई दिग्गज थे पार्टी में, लेकिन उनको वो ओहदा नहीं मिला। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में ये चीजें होती हैं? पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा कैपिटल पे ही बेस्ड है, जो उसे पैसा देगा, जो उसका प्रचार प्रसार में मदद करेगा, जो 4-5 चीजें और कलेक्ट कर देगा पार्टी के लिए, उसको पार्टी में अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ावा मिलने लगता है। ये सच है कि जिस वक्त गडकरी जो है पार्टी के अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय वो पार्टी के टॉप 10 नेताओं में से एक नहीं थे। लेकिन ये भी सच है कि जो आज जो है सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने कहा है कि हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी में किसी को भी अध्यक्ष बनाएं, हमारा अधिकार है ये। और पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, वो कुछ भी रहे हो, पार्टी ने उसको चुना है अध्यक्ष, तो ये उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी है, हम उसके हिसाब से जो है पार्टी अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये उस पर सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी अध्यक्ष बने। पार्टी अध्यक्ष का जो उन्होंने रास्ता जिस तरह का उनका रहा और भ्रष्टाचार के उन पर जो आरोप लगे, ये गंभीर बात है कि एक पार्टी जो लगातार कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, अगर और वो जो है दूसरी तरफ उसका अध्यक्ष जो है वो इन्हीं रास्तों से अगर अध्यक्ष पद तक पहुंचा है, तो ये थोड़ा सा गंभीर बात है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि 2 बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि एक उन्होंने कहा कि पहले जो है हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों पर कभी चार्ज
कभी आरोप नहीं लगाए और भारतीय जनता पार्टी उस धर्म का पालन नहीं कर रही है। वो मसलन उनका इशारा था कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो किस तरह से साठगांठ है इन पार्टियों में कि आप हमारे रिश्तेदारों पर कोई आरोप मत लगाइए, हम आपके रिश्तेदारों पर आरोप नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से अगर आप तो बिल्कुल। और विपिन जी, यही मसला है तमाम जो राजनीतिक दल है। ऐसा लग रहा है कि पहले तो बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे छींटाकशी करती है, लेकिन अब जहां देखो वहीं पे जो दाग धब्बे हैं वो नजर आ रहे हैं। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता भी इस दौरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, बहुत गर्माहट भरा माहौल है बीजेपी के लिए भी, अरविंद केजरीवाल के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इस पूरे सिनेरियो में क्या अरविंद केजरीवाल एक नौसिखे रह गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो राजनीति के दाव पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तमाम जो दाव है उन्हीं के खिलाफ ना आ पड़े। केजरीवाल की जो भी स्ट्रेटजी, अगर आप उसको गौर से देखें तो उन्हें ये पता है कि मीडिया के थ्रू वो जनता को सारी बातों को कन्वे करना चाहते हैं जी। जनता तक वो पहुंचना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि जिस तरह से कांग्रेस के राज में, यूपीए 2 में पर्टिकुलरली, खासकर यूपीए 2 के समय में जिस तरह से करप्शन के मामले सामने आए हैं एक के बाद एक, और बहुत ही बड़े लार्जर प्रोपोर्शन के स्कैम के आरोप लगे हैं, उन्हें पता है कि जनता की जो भी नाराजगी है, जो भी उनका डिसअपॉइंटमेंट है, बीजेपी उसको टैप नहीं कर सकती है। क्योंकि बीजेपी कहीं पे भी वो जो कहते हैं कि आपने अपना ट्रैक लूज कर दिया है, तो ये पता है केजरीवाल को कि बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, जनता उन पर यकीन नहीं कर पा रही है। तो इसी की एक अंतिम कड़ी थी, आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कड़ी थी कि उन्हें पता था कि अगर हम बीजेपी को एक्सपोज ना करें, बीजेपी का जो भी मैसिनेशन है, जो उनका एक एजेंडा है, जिस तरह से सरकार से मिलके, वो कांग्रेस के साथ मिलके, उनका कहना है कि मिलके काम कर रहे हैं, और जिस तरह के रिश्ते इनके हैं कि आप हमारा चीज ढको, हम आपका चीज ढकेंगे। बिल्कुल। केजरीवाल को ये पता था कि अगर हम बीजेपी को एक्सपोज नहीं करेंगे तो अपना जो उनका दावा, जो उनकी दावेदारी है, जो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बनने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो पाता। ये इनका एक ये प्रयास है तो ये मकसद शायद पूरा नहीं हो पाता। कौशलेंद्र, बहुत सही कहा आपने। अनुराग जी, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आपसे इसका जवाब चाहेंगे। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक के बाद एक, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, कभी सलमान खुर्शीद, कभी नितिन गडकरी, कभी कोई और नेता, तमाम लोगों के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं, कारगर होगी उनकी ये टैक्टिस जो है पॉलिटिक्स में एंट्री करने की, ये टैक्टिस उनकी कामयाब होने वाली है या नहीं? नहीं, आप लोग वंदना जी ये पॉलिटिक्स में आना नहीं आना से जोड़ने बहुत गलत है जी। देखिए, ये एक आम आदमी की आवाज है। लेकिन अनुराग जी वो आम आदमी भी अब ऐलान कर चुका है कि मैं भी आप ही के परिवार का हिस्सा बनने वाला हूं, मैं भी राजनीति में शामिल होऊंगा। नहीं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है। ये देखिए, ये भड़ास जो है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका, ये भड़ास आज पब्लिक के मन के अंदर में। आज आप ये मानेंगे कि बीजेपी को पिछले 8 साल में इनकी कोई भी भ्रष्टाचार के उसका पता नहीं चला, इन्होंने एक बार भी आवाज नहीं उठाया। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। बल्कि मैं ये पहली बार मैं देख रहा हूं अपनी जिंदगी में कि पिछले 8 सालों में देयर इज कोई ऑपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सब एक ही जैसे हैं। और अरविंद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड वो सिर्फ लोगों का जो रोष है आज वो सामने लेके आए। तो आज हम लोग की कोई जरूरत ही नहीं थी ना, हम नए पार्टी की जरूरत ही नहीं थी अगर ये दोनों पार्टी अपना काम सही कर रहे होते तो। अनुराग जी, बस यही बात थी जो सुनने की हम आपसे कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगता है मैं भी अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब हो गई जब आपने एक बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होने के बाद ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सही है, सही दिशा में जा रहे हैं और देश की शायद बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। सुजीत दास गुप्ता, आपसे आखिरी कमेंट, आपसे आखिरी सवाल, प्रोग्राम में समाप्ति की ओर है हम लोग। लगता है कि वाकई में केजरीवाल की जो खुलासे हैं, नितिन गडकरी चाहे कितनी भी सफाई दे, सलमान खुर्शीद चाहे कितनी भी सफाई दे, रॉबर्ट वाड्रा या तमाम जो लीडर्स हैं वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं अब केजरीवाल जो है वो एक जरिया बन गए हैं सच को सामने लाने का। जनता भी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि ये आदमी जरूर अगले और भी ऐसे खुलासे करता रहेगा और इन नेताओं की तमाम और दूसरे सच जो है वो भी हमारे सामने आएंगे। जी, इसका सबसे बड़ा असर अगर आपको देखना हो तो आप कभी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर जाकर देखिए। इन दिनों वहां पर आम आदमी का तांता लगा हुआ है जी। और सबसे पहले जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो उस वक्त तो जो कांग्रेस और भाजपा के डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, जिनको चुनाव के दौरान टिकट्स नहीं मिलते, उन्होंने लाइन लगा दी थी और अपनी अपनी पार्टियों की शिकायत कर रहे थे कि हमारी पार्टी भ्रष्ट हो गई है, अब तो आप ही पर उम्मीद है। लेकिन उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आज के दिन आप वहां पर देखेंगे कि कुछ प्रोफेसर्स आए हुए हैं, कई पत्रकार आए हुए हैं जो वॉलंटरीली कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, बिना किसी प्रलोभन के, कि आप बताइए हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो एक जो कमी थोड़ी अभी रह गई है, और मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल को जरूर इसका एहसास होगा कि संगठनात्मक तौर पे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है,
तो संगठन को और ताकत दिलाने के लिए और जितने भी विशेषज्ञ इनके साथ जुड़ते रहें और राजनीतिक विशेषज्ञ भी कुछ जुड़े, राजनीतिक नेता जुड़े ये जरूरी नहीं है, राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ इनके साथ जुड़े जो इनको आने वाले समय में जब सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार होगा तो पलटवार से कैसे बचना है ये भी इनको समझाएं। जी। और पूरी की पूरी विचारधारा अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ ठीक से बना दें ताकि व्यवस्था परिवर्तन कैसा होगा ये रास्ता साफ साफ दिखाई दे। तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने सुजीत जी, इससे अच्छा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो पूरा जो लबोलुबाब है इस आधे घंटे की चर्चा का, मुझे लगता है केजरीवाल पर लोग ज्यादा यकीन कर रहे हैं बनस्पत इसके कि वो गडकरी की सफाई पर, सलमान खुर्शीद की जस्टिफिकेशन पर या रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष पर आए तमाम लोगों की बात पर यकीन करें। उन्हें भरोसा है केजरीवाल जनता के प्रतिनिधि के तौर पर उभरे हैं और आगे और बेहतर काम करेंगे। चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग केजरीवाल आपका, सुजीत दास गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन दुलिया जी, कौशलेंद्र कुमार आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।